Yes, you can continue with the lecture. Thank you. जी, तो जी यहाँ पर हमने डिसोल्यूशन की डिग्री तक पहुंच चुके थे। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि मेंटेनेंस की जो होती है वो डिग्री कैसे मिलेगी। अब मेंटेनेंस का केस भी इसी तरह चलता है। कहाँ तक जो होती है प्लेंट में जस्ट हमें मेंटेनेंस लिखनी होती है कि बीवी का खर्चा कितना है, बच्चों का खर्चा कितना है, आया कि वो स्कूल जाते हैं नहीं जाते, स्कूल की फीस, उनका नान नफका, सारा कुछ जो है वो हम एक पूरी सम जो है वो सम जो कॉस्ट होती है वो डिटरमाइन करके दावे में लगा देते हैं कि जी हमें इतनी कॉस्ट जो है वो चाहिए। हम डिमांड करते हैं कोर्ट से कि हमें इतनी कॉस्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डिफेंडेंट को जो तलबी पे आ जाते हैं, तलबी तक तो सारा प्रोसीजर सेम रहता है। तो तलबी के बाद जब ये डिफेंडेंट को बुलाया जाता है तो इस केस में मेंटेनेंस में अगर वहां पर देखें डिसोल्यूशन में अगर जो वो एक्स पार्टी हो जाता है तो कोई इशू नहीं है। कोर्ट जो है वो पाबंद है, वो खुला डिग्री ग्रांट कर देती है मुद्दई को, औरत को, वाइफ को। तो अगरचे मेंटेनेंस है, अब मेंटेनेंस कोर्ट तो जो है वो खुद से तो नहीं देगी, तो वो मेंटेनेंस जो है वो हस्बैंड ने ही देनी होती है। तो जो हस्बैंड की अपीयरेंस होती है, मीन डिफेंडेंट की अपीयरेंस होती है, ये मैंडेटरी होती है, लाजमी। अगरचे वो नहीं आ रहा, पहले समन चले गए नहीं आया, दूसरे समन चले गए नहीं आया, अखबार इश्तेहार हो गया नहीं आया, तब क्या होता है, तब वो इस्तदा के प्लेंटिफ की इस्तदा पर वारंट होते हैं, वारंट होते हैं, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। आया कि उसकी प्रॉपर्टी है कोई इस्लामाबाद में, तो वो अगर वो नहीं मिल रहा वारंट से भी तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कंफिस्केटेड कर ली जाती है, वो अलाउंस में, एज अलाउंस में उनसे बीवी और बच्चों को दे दी जाती है। तो जी डिफेंडेंट को जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, या तो अरेस्ट करके या तो वो खुद अपनी मर्जी से पेश होता है। अमूमन होता ये है कि मेंटेनेंस के केसों में, क्योंकि उन्हें पता है जान तो उनकी छूटनी नहीं है किसी भी सूरत में। बीवी से तो जान छुड़ा सकता है वो, लेकिन अपने बच्चों से वो जान नहीं छुड़ा सकता। ये बात आप जहन में रखिए। ये एज ए प्रैक्टिस मियां मकसूद अहमद साहब के पास उस दिन कोर्ट में हम खड़े हुए थे, सर मेकन साहब भी हमारे साथ थे। तो वहां पर भी एक आता है जो डिफेंडेंट है, एक हस्बैंड है, आता है जी जज साहब से इस्तदा करता है कि जी जज साहब मुझे जो है ना वो मेरी अपनी बीवी और बच्चों से जान छुड़वाएं, मैं तंग आ गया हूँ इन दोनों इन सब से। तो जज साहब हंस के कहते हैं कि जनाब आपकी बीवी से तो जान छूट सकती है मगर बच्चों से जान नहीं छूट सकती, बच्चों से उसकी जान कभी भी नहीं छूट सकती जब तक वो मेजर नहीं हो जाते। तो जी आते हैं वापस। तो जब जो होते हैं मेंटेनेंस को बंदा डिफेंडेंट आता है, कोर्ट पेश होता है, तो क्या होता है इसमें थोड़ी जो प्रोसीडिंग्स है इनमें थोड़ा फर्क होता है। अब वहाँ क्या था, मसालियत के टाइम पर हमने मसालियत पे टाइम दिया जाता है मेंटेनेंस में भी। तो मसालियत क्या होती है, अगर चाहे वो मुद्दई और जो डिफेंडेंट है ये कह देते हैं जी मसालियत तो हो ही नहीं सकती, तो कोर्ट क्या करती है कि अगली डेट पर एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन किसकी, अगली डेट पे पहले जो होगी वो होगी मुद्दई की, प्लेंटिफ की एग्जामिनेशन होगी, उसकी एग्जामिनेशन होगी। एग्जामिनेशन को अक्सर शहादत कहा जाता है, एविडेंस भी कहा जाता है, शहादत कहा जाता है, ठीक है, उर्दू में कचहरी की जबान में। तो उसके बाद जो क्रॉस एग्जामिनेशन होती है उसे जिरह कहा जाता है। अब मुद्दई की जो अगर शहादत हो जाती है तो उसके बाद उसके ऊपर जरह की जाती है। जरह कौन करता है, डिफेंडेंट का वकील डिफेंस साइड का प्लेंटिफ के बयान के ऊपर जरह करता है। तो उसके बाद जब बारी आती है डिफेंडेंट की, डिफेंडेंट की जब बयान देता है, एग्जामिनेशन होती है, उसकी एविडेंस होती है, तो उसके बाद डिफेंडेंट के ऊपर जरह होती है। डिफेंडेंट के ऊपर जरह कौन करता है, डिफेंडेंट के ऊपर जरह करता है प्लेंटिफ का वकील। मुद्दई का वकील जो होता है वो डिफेंडेंट के ऊपर उसके बयान के ऊपर एक जरह करता है। वकील का जो सबसे पावरफुल टूल होता है, जो उसके पास, जो उसके हाथ में होता है, जो उसकी एबिलिटी और प्रैक्टिस से उसके पास आता है, वो होता है एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। आप क्रॉस एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन से बड़े टेक्निकल केस को भी जीत सकते हैं विद द क्रॉस एग्जाम, आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। बड़ी बड़े राइटर्स की बुक
आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन पे लिखी गई हैं, जो कि आपके सेशन के बाद शेयर कर ली जाएंगी। जी, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन हो गई। उसके बाद जो होती है कोर्ट एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन में ये देखती है बच्चों का स्टेटस क्या है, बीवी का स्टेटस क्या है, वो किस सोसाइटी में रह रहे हैं, उनका बच्चे किस स्कूल में, किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। और उसके बाद जो पहले-पहले जो देखती है कोर्ट देखती है वो हस्बैंड की इनकम देखती है। जी, इनकम इसकी कितनी है? क्योंकि इनकम के हिसाब से ही वो अलाउंस फिक्स किया जाता है। कोर्ट उसकी इनकम देखेगी हस्बैंड की, उसकी मंथली इनकम, उसके जो सैलरीज़ हैं, स्टेटमेंट मंगाई जाएँगी। अगर तो वो बिज़नेसमैन है तो उसके जो बैंक स्टेटमेंट्स होंगी, वो मंगाई जाएँगी। तो यहाँ पर ये एक सवाल उठता है कि अगर वो डिफेंडेंट जो है वो झूठ बोले कोर्ट में कि ये गलत बयानी करे कि भाई मेरी तो जो है ना वो कम बताए अपनी इनकम, ताकि मुझे कम मेंटेनेंस देनी पड़े। तो सर जी मेरी तो इनकम जी 2,25,000 है, मेरी तो इनकम ही 28,000 है, तो मैं कैसे इन्हें जो है ना वो 30,000 मंथली इन तीनों को, 2 बच्चों और 1 बीवी को दे सकता हूँ? जी, मेरे तो इसमें है ही नहीं आमदन। तो जी, ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि एग्ज़ामिनेशन एंड क्रॉस एग्ज़ामिनेशन ये वकील के पावरफुल टूल हैं। इन्हीं टूल्स की मदद से हम ये प्रूव करते हैं कि डिफेंडेंट की आमदनी इतनी है। क्योंकि बीवी ने तो उसकी बता दिया होता है वकील को कि जी मेरे हस्बैंड की तो इतनी आमदनी है। तो उस हिसाब से हम जो है वो एग्ज़ामिनेशन और क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन मीन एविडेंस मुकम्मल होने के बाद कोर्ट क्या करती है, मेंटेनेंस अलाउंस फिक्स कर। जी जनाब, याद रखिएगा कि मिनिमम मेंटेनेंस अलाउंस जो है वो 7,000 है। 7,000 से जो कम है वो मेंटेनेंस अलाउंस किसी सूरत ग्रांट नहीं किया जा सकता। कम से कम 7,000 होगा मेंटेनेंस अलाउंस बीवी बच्चों के लिए। और जो होगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसकी आमदनी लाख है, 2 लाख है, तो उस हिसाब से 30,000 भी बच्चों और बीवी की मेंटेनेंस फिक्स हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है। तो जो पास्ट मेंटेनेंस अगर से वो प्रूव कर देते हैं कि जी पास्ट मेंटेनेंस तो इसने दी ही नहीं, बच्चों की फीस बीवी कमा रही है, बीवी भी जॉब करती है और शुरू से ही जो है वो एक बच्चा एक बड़ा है, एक छोटा है, जो बच्चा बड़ा स्कूल पढ़ता है उसकी जो फीस है वो मुद्दई ही अपनी तनख्वाह से दे रही है। तो उनकी जो एक्सक्यूज़ मी रिसीट्स सर, होंगी। जी। सर सॉरी मैंने आपकी बात को काटी है सर। वो इस तरह है कि सर अगर यानी कि डिफरेंट मतलब कि मिस कि अगर मिस के उसके उसके हस्बैंड की मतलब कि कोई यानी कि वो कोई इनकम ही ना हो, तो सर फिर उस सूरत में क्या होगा सर? इस सूरत में आपको एक केस बताया जाएगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, और इस पे आपने केस ब्रीफ बनाना होगा, ठीक है? जो हमने लास्ट टाइम एक केस डिस्कस अच्छा। किया था कि जिसमें मेंटेनेंस जो थी वो एक यूनिक केस है, 2012 की एक साइटेशन है, तो उसमें बैतुल माल को उन्होंने लिंक किया था। तो अभी ये कंटिन्यू हो जाए तो उसको एंड पे फिर उसको भी कोट कर देंगे हम, ठीक है? ओके मैम। इस पे जो है ना वो मैं यही कमेंट करूंगा, अगर जिसकी कोई आमदनी ना हो तो उससे बेहतर ये है कि वो शादी ना करे, क्योंकि अगर आप बगैर आमदनी के शादी करेगा तो ये कोर्ट के चक्कर और ये जो फिर जलालत जो है वो उसका मुकद्दर बन जाएगी। अगर वो भी गैर आमदन है तो ये आजकल की सोसाइटी में बगैर आमदन वाले को तो वो शादी तो उसकी हो ही नहीं सकती, वो तो पॉसिबल ही नहीं है इस सूरत में, क्योंकि रिश्ते में स्टार्टिंग में ये पूछा जाता है जी बताएं आपके बेटे की आमदन कितनी है। तो इस सूरत पे जो है ना वो ये आपको जो अगर, क्योंकि ये एक भी केसेस आते हैं हम इस टाइप के भी, क्योंकि लॉ एक वस्ट फील्ड है तो इस हिसाब से हम जजमेंट्स का सहारा लेते हैं। तो जजमेंट जो है वो आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। तो जनाब आते हैं कि मेंटेनेंस मिनिमम मेंटेनेंस होता है 7,000। 7,000 जी फिक्स हो चुका। कोर्ट क्या करती है, डिसोल्यूशन की डिग्री या मेंटेनेंस की डिग्री हो गई, ग्रांट कर दी कोर्ट ने, ठीक है। तो वो मेंटेनेंस वाइफ को मिलती कैसे है? हर महीने फिर कोर्ट में वो केस लगता है, हर महीने कोर्ट के थ्रू जो है वो मेंटेनेंस जो है वो दी जाती है वाइफ को। और वो कब तक मेंटेनेंस होती है, जब अगर वाइफ की जो है वो, तो डिसोल्यूशन तो हो गई, डिसोल्यूशन के बाद खुला ग्रांट होने के बाद सिर्फ इद्दत पीरियड तक उसे मेंटेनेंस दी जाएगी। इद्दत पीरियड गुजरने के बाद वाइफ को किसी भी किस्म की मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। मेंटेनेंस किसकी मिलेगी? मेंटेनेंस मिलेगी बच्चों की। बच्चों की मेंटेनेंस कब तक होती है? बच्चों की मेंटेनेंस आया तो अगर वो लड़की है बच्ची, तो उसकी मेंटेनेंस जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती
जब तक उसकी मेंटेनेंस चलती रहेगी, उसका फादर पाबंद है कि हर महीने कोर्ट में आके अपनी बच्ची की मेंटेनेंस अमाउंट वो कोर्ट में दे। उसके बाद जो होता है वो क्या होता है कि अगर वो लड़का है, बच्चा उसका बेटा है, तो बेटे की मेंटेनेंस सिर्फ 18 साल तक होती है। जब वो 18 साल का होता है तब वो खुद पे डिपेंड होता है, तो वो जो होता है तो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो कोर्ट आके जो है वो अपने बेटे की जो है मेंटेनेंस उसकी माँ को दे। मेंटेनेंस दी जाएगी माँ को, ठीक है। तो अगरचे ये ऐसा भी होता है कि बैंक ट्रांसफर्स होते हैं, हस्बैंड जो है वो वाइफ आपस में नेगोशिएशन कर लेते हैं, जी मैं हर महीने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करता रहूंगा। तो इस सूरत में भी कोर्ट से दरखास्त की जाती है, तो ऐसा प्रोसीजर भी किया जाता है, हर महीने उसके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। और उसके बाद जो है वो सालाना स्टेटमेंट जो होती है, बैंक स्टेटमेंट, वो कोर्ट में जो होती है वो सबमिट करा दी जाती है। तो उसके बाद डिग्री ग्रांट कर दी जाती है मेंटेनेंस की। और ये होता है कि सारा प्रोसीजर मेंटेनेंस का, कि मेंटेनेंस कैसे, कब, कहाँ और कैसे ग्रांट की जाती है डिग्री की। तो जी अगर आ जाते हैं रिकवरी ऑफ डोरी आर्टिकल, खुला ग्रांट हो गया, लेकिन जो सामान जहेज दिया गया था औरत को, वो कैसे वापस लिया जाए? वो औरत का हक होता है वापस लेना, उसी की प्रॉपर्टी को तस्लीम किया जाता है। जहेज के सामान को कभी भी हस्बैंड की प्रॉपर्टी तस्वर नहीं किया जाएगा। उसके बाद रिकवरी के लिए हम एप्लीकेशन देते हैं, उसी दावे में इस्तदा करते हैं कोर्ट को। फिर कोर्ट क्या करती है? फिर कोर्ट करती है एक बेलिफ अपॉइंट, एक ऑर्डर करती है रिकवरी ऑफ डोरी आर्टिकल्स का। फिर होता है बेलिफ अपॉइंट। बेलिफ क्या होता है? बेलिफ एक कोर्ट का नुमाइंदा होता है, जैसे जैसे एक पुलिस की वर्दी पहनी होती है, और वो बेलिफ्स की जो ब्रांच होती है वहां पर बैठा होता है। फिर जज जब ये ऑर्डर देगा रिकवरी ऑफ डोरी आर्टिकल्स के, भाई इस डेट को आपने रिकवरी करनी है, डेट मेंशन करेगा। तो हमने क्या करना होता है, एलमद से, उस जज के एलमद से हमने एक रोपकार बनाने होते हैं। अब ये रोपकार क्या होते हैं, ये आप आगे सिविल जो होगा, हमारा ट्रायल होगा, आप उसमें सब समझेंगे कि ये रोपकार क्या होते हैं। तो जी रोपकार होते हैं, रोपकार हम जाके ले जाते हैं किसके पास? बेलिफ ब्रांच में। बेलिफ ब्रांच में जाते हैं, वहां पर मुतलका एरिया का अपना अपना बेलिफ होता है। जैसे कि यहाँ पर गोलड़ा इलाका आ गया इस्लामाबाद में, जी सहाला आ गया, तो रमना आ गया, तो इनके जो है अपने अपने इलाके के बेलिफ से मुतलका इलाके के बेलिफ को रोपकार दिए जाते हैं, और दावे की कॉपी और ऑर्डर की कॉपी उसे दी जाती है। तो वो क्या करता है, उसे भेज देते हैं मुद्दई के साथ। वो क्या करता है, मुतलका थाने से पुलिस लेता है, अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस लेता है, और वहां जाके वो जो सामान की जो होती है वो रिकवरी करता है। वो मुद्दई को जो होता है वाइफ को देता है, और उसके बाद एक रिपोर्ट लिखता है। रिपोर्ट में लिखता है कि जी मैंने अपनी मौजूदगी में ये सामान मुद्दई मीन वाइफ के हवाले करा दिया, सारा सामान जो था वाइफ सेटिस्फाई थी, सारा सामान उसे मिल चुका है। तो उसके बाद जो चला जाता है उसके पास, तो बेलिफ क्या करता है, एक रिपोर्ट लिख के जज साहब को सबमिट करा देता है। जज साहब उस रिपोर्ट पर साइन करते हैं, और जो होता है रिकवरी का मामला यही खत्म हो जाता है, यानी रिकवरी हो चुकी। अगर कुछ एक दो आइटम्स मिस भी हो, अगर छोटे आइटम, अगर बड़े आइटम मिस हो, तो उसका जो हमें रसीट्स देनी होती है, क्योंकि जब पेरेंट्स दहेज खरीदते हैं तो उसकी मार्केट रसीद उनके पास अवेलेबल होती है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कानून अंधा होता है। हमने ईच एंड एवरी स्टेप्स एविडेंस देने होते हैं, सबूत देने होते हैं। तो जी अगर जो हमारे पास रसीड्स हैं उस एक्सपेंसिव मटेरियल की, तो हम कोर्ट में देते हैं, तो कोर्ट फिर ऑर्डर करती है दें, अगर नहीं देते तो इसके एवज जो रकम बनती है वो देते हैं। अगर जो कोई स्मॉल आइटम्स हैं, जैसे कि कल मैं कोर्ट में पेश हुआ, तो वहां पर जो होती है वाइफ ये सजा कर रही थी कोर्ट में कि जी मेरी तो जो है ना वो 6 प्लेटें थी, वो चीनी की प्लेटें थी, जज साहब इन्होंने वो तोड़ दी हैं। मेरे जो है इतने मग थे शीशे के, वो तोड़ दिए हैं। पर जज साहब ने कहा कि ऐसा करें कि आप अल्लाह पर ही केस कर दें, ये चीजें क्यों टूटी हैं? ये क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि ये शादी के एक दिन बाद भी टूट सकती हैं, क्योंकि अब उस टाइम तो उनके बच्चे भी हो चुके हैं। तो ये चीजें टूटना तो अमूमन है। जज साहब ने कहा आप इन छोटी छोटी चीजों को आप छोड़ें। तो यही मैं कह रहा हूँ कि इन छोटी छोटी चीजों को छोड़ा जाता है, क्योंकि जो कि इसीलिए कह रहा हूँ कि खुला जो है, तलाक जो है एक नापसंदीदा अमल है, इसमें दोनों तरफ से नुकसान होते हैं। तो जी जो रिकवरी आर्टिकल्स होती है वो उसके बाद हो जाती है। अब जनाब आते हैं कि कोर्ट ने तो ऑर्डर कर लिया, कोर्ट ने ऑर्डर कर लिया, अब ये ऑर्डर कैसे लें, ऑर्डर हासिल कैसे करें, ऑर्डर जो कॉपी होती है वो कैसे हासिल करें?
तो जो मुतलका कोर्ट की एक नकल ब्रांच होती है, उस नकल ब्रांच में हम जाते हैं और उस नकल ब्रांच में हम क्या करते हैं, एक नकल फॉर्म होता है, वो फिल करते हैं, उसमें लिखते हैं नकल किसकी चाहिए, भाई जी हमें नकल फॉर्म टाइटल की चाहिए, नकल फॉर्म एक ऑर्डर शीट की जो ऑर्डर की कॉपी का नकल फॉर्म जो हमें चाहिए। मैं आपको एक नकल फॉर्म दिखा देता हूँ। एक हमारे पास नकल फॉर्म जो होगा वो मौजूद होगा, पड़ा होगा। नकल फॉर्म तो जी, ये नकल फ़ार्म होता है, आप देख रहे होंगे नकल फ़ार्म, इसकी जो पीडीएफ है वो आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। अब इसके ऊपर जो है आप सोच रहे होंगे ये ग्रीन कलर का क्या लगा हुआ है? इसके ऊपर ये ग्रीन कलर की टिकट लगी हुई है, इसे कहते हैं कोर्ट फीस। ये जो होती है कोर्ट फीस होती है, ये नकल फ़ार्म होता है, नकल फ़ार्म के ऊपर एक ₹2 की कोर्ट फीस जो होती है वो टिकट होती है, कोर्ट फीस की टिकट वो लगाई जाती है। इसके बाद ये अलाउ कराया जाता है जज साहब से अलाउ कराने के बाद नकल ब्रांच में जाते हैं, वहाँ ये देते हैं, वहाँ एक हमें एक रसीद बना के देते हैं कि जी आपको 2 दिन में ये मिल जाएगी इसकी कॉपी। फिर 2 दिन बाद हमें ऑर्डर की कॉपीज़ मिल जाती हैं, मामला यही। तो जी फैमिली सूट की जो फीस होती है, कोर्ट फीस अकॉर्डिंग टू कोर्ट फीस एक्ट ₹15 होती है। जी, ₹15 कोर्ट फीस होती है, ये कैसे अदायगी होती है? जी, ये अदायगी इस तरह होती है कि ₹5-5 के जो होते हैं टिकट्स होते हैं, कोर्ट फीस के टिकट्स, तो जी वो दे दिए जाते हैं। मैं आपको कोर्ट टिकट्स जो होते हैं, जो 5-5 के, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। तो जी ये 5 रुपीज़ के जो हैं ये कोर्ट फीस हैं। ये कोर्ट फीस है 5 रुपीज़ के। इसमें रशियन तो करेंसी लगी है। ये जो रशियन करेंसी की ये कोर्ट फीस है, ये जो है कोर्ट फीस, ये दावे ये कहाँ-कहाँ लगाई जाती है? अब ये मुकम्मल फैमिली सूट की ये मुकम्मल कोर्ट फीस है। 3 टिकट्स हैं, मीन ₹15 मीन ₹15 कोर्ट फीस। अब ये जी कहाँ-कहाँ लगती है? हम ऐसा नहीं है कि दावे के ऊपर तीनों कोर्ट फीस चिपका दें, दावे के जो है वो कंटेंट्स ही वो उधर ही वो मिस हो जाए, वो उधर छुप जाए इसके पीछे, टिकट के पीछे। तो ये टिकट जो होती है, एक तो लगती है प्लेंट के ऊपर, ₹5 की टिकट एक लगी प्लेंट के ऊपर। दूसरी टिकट लगेगी आपके जो वकील ने आपसे साइन लिया होता है वकालतनामा, उस वकालतनामे के ऊपर जो है वो ये लगेगी, कोर्ट फीस लगेगी। तो उसके बाद वकालतनामे के बाद तीसरी जो होगी टिकट होगी वो लगेगी तलबाने पर। तलबाने पर ये 3 टिकट्स हो जाए, कोर्ट फीस हो गई मुकम्मल। अगर से आप कोर्ट फीस नहीं लगाएँगे तो कोर्ट फीस जो होगी वो उसकी बेस पे भी वो खारिज हो जाएगा दावा। तो जी दूसरा अगर तो ये तो होता है अगर आप तलब ही ना करवाएँ, केस दायर कर दिया आपने, लेकिन आप तलब ही नहीं की, मीन डिफेंडेंट्स को नहीं भेजे समन आपने, एक आपकी पे डेट हो गई, दूसरी डेट हो गई, तीसरी डेट हो गई, फिर भी आपने समन नहीं भेजे डिफेंडेंट को, तो अदम पैरवी, अदम तलबी पर आपका दावा खारिज हो जाएगा, आपकी प्लेंट जो होगी वो खारिज हो जाएगी। तो जी अगर कॉज़ ऑफ एक्शन हमें नहीं शो करेंगे अपने दावे में, तब भी आगे से जो है डिफेंस साइड से 711 की एप्लीकेशन आएगी और हमारा दावा उधर ही उड़ जाएगा। तो ये एक टैक्टिक्स हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं। तो ये जी आगे इसमें आपको बताया जाएगा, सिविल जो आपका होगा, ट्रायल होगा, वो वेरी इंटरेस्टिंग होगा। उसमें आपको बताया जाएगा कि रोककार कैसे जारी होते हैं, वो होते क्या हैं, दावा खारिज कैसे कराया जाता है, ये भी एक वकील की टैक्टिक है। एक एप्लीकेशन दी, आगे वाले का दावा उड़ जाता है। वो कैसे उड़ता है, ये जो है ना वो चीज़ें प्रैक्टिस से सीखनी पड़ती हैं। ये चीज़ें आप जब लॉ की इंटरप्रिटेशन करेंगे, उनको सीखेंगे, उनकी तफ़सील पढ़ेंगे, कमेंट्रीज़ पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा जी प्लेंट उड़ती कैसे। तो ये जी प्लेंट खारिज कराने के लिए मुख्तलिफ एप्लीकेशंस 711 की हम एप्लीकेशन देते हैं। हम आपको आगे जो सिविल ट्रायल होगा उसमें बताएँगे कि जी 711 की एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा चलती है कोर्ट में, कचहरी में। 711 की एप्लीकेशन क्या होती है, उसके इंग्रीडिएंट्स क्या होते हैं, 110 की एप्लीकेशन चलती है, 110 की एप्लीकेशन क्या होती है, उसके इंग्रीडिएंट्स क्या होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना आगे, क्योंकि ये एक फैमिली सूट लॉ का ही ट्रायल का ही एक हिस्सा था, फैमिली लॉ का ट्रायल। ये थोड़ा डिफरेंट होता है।
और जो सिविल होता है वो थोड़ा इससे मुख्तलिफ डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें मसालियत नहीं होती। इसमें जैसे मसालियत है, सिविल में मसालियत नहीं होती किसी भी किस्म की, ठीक है? तो वो थोड़ा अलग होता है। तो आपको सिविल ट्रायल में ये सारा बताया जाएगा। आपको क्रिमिनल का जब वीक होगा तो वीक में आपको क्रिमिनल ट्रायल पूरा बताया जाएगा। जी, एफआईआर से लेके आखिरी ऑर्डर्स तक ये कैसे होता है। उसके बाद रेवेन्यू का आपको ट्रायल बताया जाएगा वीक बाय वीक। बस हमसे टच में रहिए, हम आपको पूरी तरीके से ऑनलाइन में बैठे-बिठाए आपको ये सारा चीज़ सिखा देंगे। कल को बाद आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, आपके दोस्त अगर आपसे पूछेंगे, जी बताएँ जी हमें जी वो डिसोल्यूशन की डिग्री लेनी है, ये चीज़ करनी है, एफआईआर हो चुकी है, अब क्या करें? ज़मानत हो चुकी है, अब क्या करें? ज़मानत खारिज हो चुकी है, अब क्या करें? जो चुटकियों में आप उसे बताएँगे जी अब आपने करना क्या है? करियर लीगल कंसल्टेशन आप अभी से शुरू कर देंगे। मैं आपको प्रोसीजर आता है तो आप लीगल कंसल्टेंसी जो है वो आप देते हैं, लीगल एडवाइस दे सकते हैं। आपको प्रोसीजर ही ना आता हो, आप ये बताएँ कि जी हमारे लॉ में ये है कि आपको इतनी मेंटेनेंस मिलेगी। हाँ, ठीक है, ये है इतना। यार वो कह रहा है कि आपके लॉ में तो है, मुझे मिलेगी कैसे? वो तो बताएँ मैं कैसे अप्रोच करूँ कोर्ट को? आप कहेंगे जी आप जी क करीबी वकील से राब्ता कर लें। जी आप खुद वकील हैं, आप खुद लॉ स्टूडेंट हैं, आप उसे बताएँ, आप उसे गाइड करें, सो योर रिस्पांसिबिलिटी। तो ठीक है जी, आज का हमारा सेशन था यही। उम्मीद है कि जो है ना आप सब ने एन्जॉय किया होगा इसको, सारे स्टेप्स आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कोई स्टेप समझ में नहीं आया यहाँ पर, तो मुझसे पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं आपको आंसर कर दूँ। अगर क्योंकि मैं भी जूनियर एसोसिएट हूँ मेटल लॉ एसोसिएट्स का, तो अगरचे तो मुझे अगर ना आया तो मैम सादी आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देंगी। जी, द फोरम इज़ ओपन फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। First of all, thank you so much, जी, Steph. It was very well explained. I wasn't expecting that much, but आपने बहुत कुछ प्रैक्टिकली इनको बता दिया है और स्टूडेंट्स खुद भी जो है, जो सीनियर्स हैं 8 9 10th वाले, मैं उन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि उन्होंने बाद में प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि उनकी डिग्री बहुत कंप्लीशन के करीब है, कंपल्सरी इंटर्नशिप होती है। तो उनको मैं कहती हूँ कि आप खुद देखें कि थेरेटिकल अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी हो और आप बीइंग जूनियर भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किस तरह जो है वो आपका एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, किस तरह आप प्रैक्टिकल चीज़ें सीख जाते हैं। सैव इज़ फ्रॉम लाइक 5th और 6th सेमेस्टर, लेकिन फिर भी आप उनकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी अच्छी है। वो रीज़न यही है कि एक पंक्चुअलिटी है, दूसरा वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं। अगर उनको एक काम मैंने कहा है कि ये काम आपने करना है, नेक्स्ट डे आ जाएगा, गलती निकली है दोबारा वो एडिट होके आएगा, फिर गलती निकली है, एक काम एटलीस्ट 4 times 5 times उन्होंने किया है, एंड नाउ ही हैज़ ऑल द कॉन्सेप्ट ऑन हिज फिंगर टिप्स। तो थैंक यू सो मच, वेरी वेल डन सैफ। नाउ वी आर ओपन फॉर द डिस्कशन। इसके बाद हम शॉर्ट सा मेंटेनेंस को भी डिस्कस कर लेंगे। रीज़न इज़ कि ताकि हमारा जो अपना फर्स्ट वीक का स्केड्यूल है हम उससे आउट ना हो। चीज़ को कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा हमारा ज़्यादा टाइम गया है, लेकिन आप लोग की जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी डेवलप हो जाएगी। तो इसके बाद हमारा से सेशन होगा सर अहमद इकबाल मेकिंग का। ही इज़ ऑल्सो ऑन द वेटिंग। तो अगर हम उसको जो है डिले नहीं कर सकते, हम शॉर्ट से सेशन रखेंगे, इसलिए हम इधर जो है 10-15 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं। इसके बाद हम 10-5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं और मेंटेनेंस को क्या डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम टाइम में आप जो है काफ़ी चीज़ें जो है सीख जाए। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन? एफा, you have a question, I guess. Assalamu alaikum, ma'am and sir. वालेकुम अस्सलाम। First of all, sir, we are very lucky to have you, sir. थैंक यू सो मच। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने जब बताया कि मिनिमम जो है अमाउंट जो कोर्ट ग्रांट करती है वो 7,000 तक है, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रूल है कि उसकी इनकम के हिसाब से मतलब कितनी परसेंट जो है वो जाएगा बीवी को या फिर बच्चे को? जी, इसमें जो है जैसे कि मैंने बताया कि मिनिमम 7,000 है दोनों की, ठीक है? और उसके बाद जो है वो कितने परसेंट जो है ना वो ये नहीं है कि 7,000 तीनों की, नहीं। 7,000 वाइफ की अलग, 7,000 एक चाइल्ड की अलग, दूसरे चाइल्ड की अलग, ये है। अगर चाहे तो बीवी को अगर डिटरमाइन कर दिया जाएगा कि बीवी तो अब स्कूल जाने से रही, तो उसके खर्चे क्या हैं? अगर तो वो हाउस वाइफ है
तो उस हिसाब से उसे 7,000 से ज़्यादा कितना उसे खर्चा देना है, आया कि वो बीमार है, उसको इतने चीज़ों की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से मेंटेनेंस दी जाती है। और अगर बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके कुछ अखराजात हैं, तो वो उनके भी एक्सीड कर सकती है। लेकिन तीनों की जो है ना, बच्चों की कलेक्टिव मेंटेनेंस होती है और वाइफ की अलग होती है। ऐसे नहीं कि 7,000 में जो है ना आप तीनों को ही आपने 7,000 देना है, ये बहुत फिर कम हो जाएगा। जी। एग्जैक्टली सर। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि डिफेंडेंट के पास मतलब कि मियाँ के पास कोई रेमेडी है जब अगर वो मतलब पहले तो नहीं आता, अगर एक्स पार्टी डिसीजन हो जाता है, देन उसके पास कोई रेमेडी है कि भाई मैं यहाँ पे नहीं था, मैं यहाँ मतलब आउट ऑफ कंट्री था, या फिर जो है वो कोई मेजर इशू था जिस वजह से मैं कोर्ट नहीं हाजिर हो सका, उस जी, जी, आई गॉट योर क्वेश्चन। जी, ये भी यहाँ पर होता है प्रैक्टिस में, क्योंकि अगर बाद में जो एक्स पार्टी हो जाता है, बाद में ये आके कहते हैं जी हमें तो समन मिले ही नहीं थे, हमने अपना घर जो है वो शिफ्ट कर लिया था, तो समन जो आते रहे हैं वो पुराने घर में आते रहे हैं, हम तो जी नए घर में थे। तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो फिर क्या होता है, एक एक्स पार्टी सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट को। एक टाइप एक एप्लीकेशन जो है हम लिखते हैं, जहाँ पर मुद्दई के उसके डिफेंडेंट के साइन होंगे, उसके काउंसिल के साइन होंगे, और वो एक्स पार्टी सेटिंग असाइड में वो लिखेगा कि जो है मैंने क्यों जो है एक्स पार्टी हुआ, कि मैं यहाँ नहीं था वगैरह वगैरह, जो उसके रीजन थे वो लिखेगा। तो उसके बाद जज साहब को सेटिंग असाइड एक्स पार्टी की एप्लीकेशन देगा, तो वो जिस दिन एप्लीकेशन होगी उसी दिन पे या अगली डेट पर, अगर बिजी हो गए तो अगली डेट पर वो उस एक्स पार्टी की सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन होगी, उस पे बहस होगी। बहस मतलब आर्ग्यूमेंट, डिफेंस का जो वकील होगा वो आर्ग्यूमेंट करेगा, उसमें जज को ये बताएगा कि क्यों ये एक्स पार्टी हुए हैं, क्या वजह थी एक्स पार्टी हुए हैं। और उसके बाद क्या होगा, एक्स पार्टी की सेटिंग असाइड एप्लीकेशन जो होती है वो ठोस रीजन है, वैलिड रीजन है, तो वो कोर्ट क्या करती है, अलाउ कर देती है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वही चलता रहता है, रिकॉन्सिलिएशन वगैरह, जैसे आगे मैंने सारा ट्रायल बताया। अगर जो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती, ये तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर है। जी। सर सेटिंग एप्लीकेशन अंडर व्हाट सेक्शन सर, प्लीज एक्सप्लेन। जी, सेटिंग असाइड की जो एप्लीकेशन है, ये सेक्शन का जो है वो मखसूस वो नहीं बताया गया इसमें, लेकिन जो है ये अमूमन क्योंकि जैसे कि रिकवरी ऑफ मेमो वगैरह, अपीयरेंस ऑफ मेमो होता है, तो इन पर्टिकुलर चीज़ों के कुछ सेक्शन नहीं है। तो ये एक एप्लीकेशन होती हैं जो कि कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर होती है कि आया कोर्ट उनको मानती है कि या नहीं मानती। जी। इस पे ना अगर सीपीसी सारी प्रोसीजर अप्लाई होती है, जिसमें फॉर एग्जांपल समनिंग है, तो उसका मैं आपको एक चार्ट, जब हम सीपीसी का हम प्रॉपर रखेंगे एक सेक्शन ऑर्डर 5 है समनिंग का, तो उसमें बताया गया है कि डिफेंडेंट जो है ना हो, या डिक्री फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन है या अपील है, तो कब कितने टाइम में, एक पूरा टेबल शॉर्ट सा मैंने अपने नोट्स के लिए बनाया था, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये ऑर्डर 5 हो गया। उसके बाद फिर अगर सफिशेंट कॉज होता है, जैसे आपका सवाल था कि अगर वो नहीं है वहाँ पे, तो जो सफिशेंट कॉज है उसके लिए ऑर्डर 9 में जो है वो रूल है कंडोनेशन और डिले की भी जो एप्लीकेशन होती है, ये सारा प्रोसीजर जो है वो फॉलो हो रहा है सीपीसी का। और इसमें जो समनिंग के लिहाज से अगर देखा जाए, तो एक्स पार्टी है, सेटिंग असाइड है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर अभी आपको, बहुत से बच्चों को ये टर्म्स भी नहीं पता, तो सीपीसी में जब हम इसको पढ़ेंगे, पहले हम इन टर्म्स को पढ़ेंगे, तो साथ साथ हम सेक्शंस और ऑर्डर्स का जो प्रोसीजर है वो भी ऐड कर लेंगे। जो मेजर मेजर पॉइंट्स हैं वो आपको आंसर कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो है फिर डिटेल जो है आप 1 बाय 1 चलेंगे, तो ये चीज़ें आपको याद रह जाएंगी। ठीक है। क्योंकि ये एक सिविल ट्रायल का एक हिस्सा है, तो केस में काफ़ी सारे और भी इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स और होगा सेशन, वहाँ पे आपको सारा क्लियर कर दिया जाएगा। जी। आई थिंक अगर हम यहाँ जी, पे आवाज़ आ रही है आज, किसी जी जी आ रही है आप, को? अगर हम यहाँ पे जो है ये सेशन आज का एंड करें। जी सर। Sorry, there was a connectivity issue on my side. अगर हम जो है यहाँ पे
अगर कोई और किसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मीर मुर्तज़ा ने हैंड रेज़ किया, हम ये यहाँ का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम इसको फर्दर डिस्कशन बाद में कर लेंगे, क्योंकि फिर हम चाह रहे हैं कि अगर हमारा मेंटेनेंस का भी थोड़ा-सा हो जाए और हम जो है आप आगे जो है आज एक प्लेंट जो है आपको असाइन कर दें, उस पे मैं फिर आपको गाइडलाइंस दे दूँगी पर्सनली भी, ताकि प्रैक्टिकल चीज़ें आप साथ-साथ सीखें। ट्रायल आपने सीख लिया है, मेंटेनेंस को देखेंगे। सर अहमद इकबाल मेकन जो हैं वो वेट भी कर रहे हैं कि हम इसको प्रोसीड करें। तो यहाँ पे मीर मुर्तज़ा का एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद ये वाला सेशन जो है हम एंड करेंगे। उसके बाद जो है ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के बाद जो है हम इसको दोबारा जो है वो स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। मेंटेनेंस पे शॉर्ट सा होगा 25-20 मिनट्स का, तो हमने वो आज कंप्लीट करना है ताकि हम आउट ऑफ स्केड्यूल ना जाएं। यस मीर मुर्तज़ा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, एक्चुअली सर आपने एक बताया था कि अगर समन रिसीव नहीं होते तो रिपीट समन होते हैं, अगर रिपीट समन रिसीव नहीं हुए तो पब्लिकेशन होती है। पब्लिकेशन के लिए क्या जी जी, एप्लीकेशन देनी पड़ती है या ऐसे ही जज साहब को बताना पड़ता है? नहीं, कोड खुद करती है, कोड खुद करती है, कोड खुद ही ऑर्डर दे देती है उस अखबार इश्तिहार का। फिर वो अखबार इश्तिहार हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो अखबार को किस अखबार में जो है वो देना है, उसका इश्तिहार देना है, वो भी कोड खुद ऑर्डर में लिख देती है। जी सर हेलो। सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी 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 जी, मैं आस सर अगर मोदिया ने खुला के लिए सूट फाइल किया और समन भी सर्व हो गए और इसके बाद जो है ना डिफेंडेंट भी हाजिर नहीं हुए, कोर्ट ने तनसीह निकाह की डिग्री सादर किया। जी जी सर अगर बाद में मुद्दाले जो है हस्बैंड वो आया और अगर वो मुदिया की जो भी क्लेम्स होते हैं वो इसे मानते हैं और फिर वो दोनों रुजू